रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। आप हमें देख रहे हैं, मैं हूं माया खान और मैं हूं शाज़ेब अहमद। नई आवाज, नए अंदाज, नई तरंग और नई उमंग के साथ और नई खबरों के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है इस प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है सुबह सवेरे पाकिस्तान। शाहीन बरस पड़े। बिल्कुल, पहले बारिश बरसी और उसके बाद शाहीन तो मुस्तकिल बरस रहे हैं। ढाका टेस्ट की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसकी खबर भी अब सामने आ रही है। फॉलो ऑन का शिकार हो चुकी है बांग्लादेश की टीम। 213 रन की बढ़तरी हासिल है पाकिस्तान को, और इसके साथ साथ साजिद अली का अगर हम जिक्र ना करें तो ये ज्यादती होगी, क्योंकि साजिद अली ने तकरीबन 8 विकेटें हासिल की हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है और तमाम उनके बैटर्स को पेविलियन लौटा दिया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि 87 रन पर पूरी टीम पेविलियन लौट गई है और स्पिनर साजिद ने बेहतरीन गेंदबाजी की और 8 बांग्लादेशी खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखा दी। शाहीन शाह अफरीदी ने सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट हासिल की, लेकिन बाकी विकेटें भी गिर गई। यही बहुत है हमारे लिए। तो 1-0 की बढ़तरी हासिल है पाकिस्तान को। 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और थोड़ी देर पहले ही प्रोग्राम के आगाज से पहले ही बहुत ही एक्साइटेड थे शाजिद, मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा, मुझे लग रहा है कुछ ऐसा होने वाला है। तो पूरी टीम हमारी जो है माशाल्लाह एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ चलती है और क्रिकेट के बड़े फैन है जी हमारी टीम में, तो हमें सारी खबरें होती हैं। लेकिन ये प्रोग्राम के आगाज जैसा हुआ है तो मेरा ख्याल है जबरदस्त, बहुत अच्छी खबर से आगाज हुआ है। पाकिस्तान ने अपनी जो इनिंग्स है वो 300 रन पर डिक्लेयर की थी और इसके साथ साथ अब ये खबर आ चुकी है। तो आगे भी जो खबरें हैं मुख्तलिफ क्रिकेट के हवाले से वो शामिल करेंगे, लेकिन अब अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। जो हमारा ओवरव्यू चल रहा है, जो इंट्रो चल रहा है, उसमें आपको ये बताते हैं कि अगली बात हम करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की, जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान की शिनाख्त मजहबी रवादारी है। दीन के नाम पर जुल्म करने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगा, जब तक जिंदा हूं सानिया सियालकोट जैसे वाकयात नहीं होने दूंगा। मैं बिल्कुल ऐसा है। मैं देख रही थी कि जो अदनान मलिक के एजाज में जो कल उनको सर्टिफिकेशन दिया गया ऑफ अप्रिसिएशन, इस सेरेमनी में उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा कि रहमतुल लिल आलमीन के नाम पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो ये उन्होंने कहा। और इस तरह के वाकयात हमारे मुल्क के लिए, हमें अपने इमेज का और सब, जिस तरह उन्होंने अदनान मलिक को सराहा और अदनान मलिक ने खुद ने जिस तरह अपने साथी का, अपने कलीग का जिक्र किया, अभी तक उनके चेहरे की जो तासुरात हैं शाज़ेब, में जब उनको देख रही थी, ही स्टिल इन दैट शॉक, यू नो, वो उनको पता है कि क्या हुआ है, क्या वाकया हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा एक आदमी फरिश्ता बनकर सबके सामने खड़ा हो गया और ये हमारे लिए एक बहुत ही फख्र की बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मुझे तमगा शुजात 23 मार्च को दिया जाएगा वो मैं प्रियंका कुमारा की फैमिली को डेडिकेट करूंगा। बिल्कुल, ये बताना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि 23 मार्च को उनको तमगा शुजात दिया जाएगा और बहुत अच्छे अल्फाज में, बहुत शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया उनको। और जब वज़ीर आज़म उनको पेश कर रहे थे वो सनद, उनकी एप्रिसिएशन की। और इसके बाद इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें, जो बिजनेस कम्युनिटी है उन्होंने भी ऐलान किया है $1 लाख इकट्ठा किया है, जो मकतूल प्रियंका कुमारा की फैमिली को भिजवाया जाएगा। ये भी बहुत अच्छा जेस्टर है, क्योंकि एक सपोर्ट के साथ साथ ये जेस्टर बहुत अच्छा है कि हम सब पाकिस्तानी, हम तमाम पाकिस्तानी उस फैमिली के साथ खड़े हैं जिनके साथ ये जुल्म हुआ। और मकतूल मैनेजर की बेवा के लिए भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि बाकायदगी से तनख्वाह भी भिजवा दी जाती रहेगी। ये एक जिम्मेदारी के तौर पर लिया गया है और मैं समझती हूँ कि इस तरह की जिम्मेदारियाँ अगर हमें एहसास जाग जाए एक कौम के शक्ल में, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी और गैर जिम्मेदारियाँ होने से रुक जाएंगी। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और अब आपको ये बताते हैं कि सानिया सियालकोट की ही बात हो रही है तो जुमे को यौम मज़म्मत मनाया जाएगा। इसका ऐलान किया गया है। उलमा कराम का जो वफ़द है उसने मुलाकात भी की है श्रीलंकन हाई कमिश्नर से, और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जुमे के दिन यानी कि 10 दिसंबर को यौम मज़म्मत मनाया जाएगा। इसका ऐलान बाकायदा तौर पर अब कर दिया गया है और उम्मीद ज़ाहिर की है कि सानिया सियालकोट पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होगा। और मसाजिद में भी जुमे के दिन जो है इस बात को कंडेम करने का, इस पर बात करने का और इसका इजहार करने का कि हम इस एक्ट से कंडेम करते हैं, उससे रिलेटेड जुमे को ऐलान किया गया है 10 दिसंबर को। बिल्कुल, तमाम मसाजिद में, तमाम इमाम बारगाहों में इस पर मजम्मत की जाएगी। तो ये बात हो गई सानिया सियालकोट की। अब एक और ख़बर की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। एक मुबैना पुलिस मुकाबला है जिसमें एक नौजवान अरसलान जो है वो अपनी जान की बाजी हार गया है। वेरी सैड, वेरी सैड। दिस ये यंग बच्चा, ये नौजवान अपने कोचिंग सेंटर से आ रहा था। बकौल खबरों के
जो हम देख रहे हैं कल रात से 92 HD न्यूज़ पर के जिन्होंने हमला किया वो सिविलियन ड्रेस में थे और कहा यह गया कि वो पुलिस एहलकार हैं, तो सवाल जो आ रहा है फैमिली की तरफ से कि कहाँ थी उनकी वर्दी, किस बेसिस पे उन बच्चों के साथ ही ज्यादती हुई, ये इस तरह का हमला हुआ, इस तरह क्यों वो तशद्दुद का निशाना बने, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। और जस्टिस फॉर अरसलान का ट्रेंड जो है वो चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। आगे चलते हैं और आगे चलकर ये बात कर लेते हैं कि तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद करने की बरसी के मौके पर जो इंतहा पसंद है उन्होंने क्या किया। उन्होंने ये किया कि मुसलमानों के जज्बात भड़काने पर मबनी इकदाम उठाया, वहां पर नारेबाजी की, इसके साथ साथ ईदगाह में देवता की मूर्ति नस्ब करके इसकी उन्होंने कॉल दे दी नस्ब करने की, जिसके बाद जो वहां पर जज्बात थे मुसलमानों के वो खासतौर पर भड़काए गए, नारेबाजी की गई। और ये इंतहा पसंद जो है ये सिर्फ एक तंग करने का जो इनका तरीका है ना, मुसलमानों को खासतौर पर वहां पर वो सुना है कि उस पर वहां पे जो है वो पुलिस एहलकार भी आ गए, सिक्योरिटी सख्त हो गई है, 144 नाफिज कर दी गई है। लेकिन लाइक यू सेड के ये जो एक्ट है, ये जो माइंड सेट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंतशार लोगों में फैलाना है। बेसिकली टेररिज्म किस तरीके से उनको जहनी तौर पर किस तरीके से प्रेशर किया जा सकता है, ये बहुत ही शर्मनाक कदम है, बहुत ही शर्मनाक कदम है। कोरोना के इलाज की हवाले से, हाँ बिल्कुल, कोरोना के इलाज के हवाले से जो खून के हवाले से जो प्लाज्मा का इस्तेमाल के हवाले से जो खबर आई है सामने, उसमें बड़ा क्लियर कर दिया गया है WHO ने कि ये प्लाज्मा सेहत के लिए सही नहीं है, ये सेहतमंद इकदाम नहीं है, क्योंकि इसमें बीमारियां, एलर्जीज भी जन्म ले सकती हैं। इसके साथ साथ WHO ने यह भी कहा है बिल्कुल माया कि ये महंगा भी है। अब ब्लड प्लाज्मा हर एक को लगाने की जरूरत नहीं है। जिनको जो कोविड की मामूली सी अलामात हैं खासतौर पर उनको तो बिल्कुल भी लगाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत टाइम टेकिंग भी है और ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ये बहुत महंगा साबित होता है ये तरीका, तो इसको अवॉइड किया जाए। इसकी खास तौर पर WHO ने मुखालफत की है। तो ये WHO की बात है कोरोना के हवाले से। आगे बढ़कर बात कर लेते हैं एड्स के मरीजों की। एड्स के मरीजों पर सिंध हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है। महकमा सेहत सिंध ने यह फैसला किया है कि जो नारवा सलूक किया जाता है एड्स के मरीजों के साथ वो ना किया जाए, और अगर ऐसा किया गया अस्पताल की जानिब से या अमले की जानिब से तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उन्हें जुर्माना भी होगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां भी की जाएंगी। 50,000 रुपए से लाख रुपए तक जिन्होंने अनाउंस किया है सिंध गवर्नमेंट ने कि उनके, और मेरा ख्याल है शाहजेब क्यों इस तरह का रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए। पाकिस्तान रेलवे के मुलाजिम ने कल क्या किया ये तो हम सब ने देखा, लेकिन ऐसा काम किया वाकई में कि बचपन याद दिला दिया कि रास्ते में जा रहे हैं और रुककर जो है वो दूध और थैली लेते हुए आना। भाई उन्होंने तो वो हरकत की कि अम्मी का फोन आ गया, मैं रास्ते में हूँ, बस दही लेता हुआ घर आ रहा हूँ। तो ये कोई हरकत नहीं थी। ट्रेन को रुकवा कर आप कितना नुकसान करवा रहे हैं। वहां पर असिस्टेंट ड्राइवर और जो ड्राइवर है उसे मुअत्तल भी अब कर दिया गया है। लेकिन ये हरकत इंतहाई अफसोसनाक भी है और खबर दिलचस्प थी लेकिन खबर अफसोसनाक है। ये हरकत उनकी अफसोसनाक है कि उन्होंने ट्रेन रोककर और दही लेने के लिए वो वहां पर उतर गए। इसी वजह से हमारी ट्रेनें जो ना वो लेट होती हैं, हम मंजिल पर वक्त पर नहीं पहुंच पाते। माया बिल्कुल नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो पहुंच पाए वो बनी गाला के ग्राउंड में पहुंच गए, और वो है हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब। बनी गाला में कुछ नौजवान क्रिकेट खेल रहे थे और उन्होंने वहां पर उनको देखकर क्या किया शाहजेब? वहां पर उन्होंने उनसे बातचीत की, उनसे पूछा कि आप लोगों के क्या मसाइल हैं, और क्रिकेट मैदान में वो कुछ देर मौजूद रहे। वहां पर जितने खिलाड़ी थे, नौजवान खिलाड़ी, उनसे बातचीत की और ये भी हिदायत दी गई कि जितने इनके मसाइल हैं, जो इनको मुश्किलात हैं, वो दूर किए जाएं। इसके साथ साथ इनको सहूलियात फराहम की जाएं। तो ये अपने घर जाते हुए वज़ीर आज़म ने रुक कर किया। अब हम ये बात कर लेते हैं कि एक टीम ऐसी है कैंगरूज की, ऑस्ट्रेलिया की, जो कि 24 साल बाद पाकिस्तान में इन एक्शन होगी। क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब आप लोग स्टेडियम के अंदर बैठकर उन तमाम अपने खिलाड़ियों को जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं उनको करीब से देख भी सकते हैं, उनका मैच एंजॉय भी कर सकते हैं। और जो उनकी सिक्योरिटी टीम है वो भी पाकिस्तान पहुंच गई है कराची में और सिक्योरिटी का जायजा ले रही है। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद अब मार्च और अप्रैल में विजिट किया जाएगा इस सीरीज के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब आगे बढ़ते हैं हम हमारी आज की पहली खबर के साथ। ये है शाहजेब, पहली खबर से पहले मैं ये जरूर बता दूं कि हमारे एक और नौजवान भी हैं। हमारे ऐसे नौजवान जो कि अरसलान ऐश हैं, जिन्होंने टेकन 7 में एक बड़ी कामयाबी समेटी है। और टेकन 7 में आपको बताएं कि वो गेमर हैं और ये टाइटल उन्होंने अपने नाम किया। इससे पहले भी वो 2 टाइटल अपने नाम कर चुके हैं और सोशल मीडिया पर उनको बड़ा सराहा जा रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि उन्होंने पिक्चर्स भी शेयर की हैं वहाँ की। और आखिरी इंट्रो की जो खबर है वो ये है कि इस्लामाबाद में बिजली सप्लाई करने वाले
मेन सप्लाई लाइन टावर पर एक शख्स चढ़ गया, उससे कुछ मुतालबात थे, उसको नीचे उतारने की बहुत देर तक कोशिश की जाती रही। इसके बाद ये हुआ कि उसने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मुतालबात वज़ीर आज़म के सामने रखूंगा, वाह, और किसी से बात नहीं करूंगा। क्या बात है। हालांकि उसको पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। तो ये सारी स्टोरीज हो गई हमारे जो ओवरव्यू की। अब हम बात कर लेते हैं अपने पहले सेगमेंट के बारे में। माया बताइएगा हम क्या कहने चाह रहे हैं। मैं ये एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक बिल है मेरे हाथ में। अच्छा, आप बिल साथ लेकर आई हैं? ये मैं बिल साथ लेकर आई हूँ क्योंकि सिर्फ ये मेरे हाथ में नहीं है। अभी आप देखेंगे थोड़ी देर बाद कि इस वक्त जिसको ये खबर मिली है जो हम अभी बताने वाले हैं, उसमें हर इंसान परेशान होकर ये टुकड़ा अपने जेब में रखकर फिर रहा है कि मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या गुनाह किया। कराची सार्फिन के ऊपर एक और बम गिर गया। कराची सार्फिन के ऊपर के इलेक्ट्रिक की तरफ से 3 रुपए 75 पैसे फी यूनिट का इजाफा, जो कि दिसंबर के बिल के साथ लगकर आएगा। मैं एक आम इंसान हूँ, मैं एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी हूँ, मेरे बिल मुझे पे करना मुश्किल होता है। ये अगर एडिशन हो गया मैं कैसे मैनेज करूंगा? ऑलरेडी मेरी बेसिक्स नहीं मैच हो रही हैं। कराची की आवाम के ऊपर एक और बहुत बड़ा, यहाँ पर ये आपने बहुत अच्छा किया कि आप बिल लेकर आई हैं। यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो इंतहाई कम बिजली भी इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्कुल भी बिजली इस्तेमाल नहीं करते, उनके घर में सिर्फ एक कोई बल्ब जल रहा है या एक कोई पंखा चल रहा है, आजकल तो वैसे भी सर्दी का मौसम है वो भी चलना बंद हो गए हैं, उनके बिल पर भी तकरीबन 1000 रुपए का इजाफा देखा जाएगा। आप ऐसे लोग मुझे मिले, अभी थोड़ी देर में आपको हम दिखाते, ऐसे लोग हमें मिले जो वो कह रहे हैं कि जब मैं इतना, मेरे घर में गैस तो आती नहीं है, जो कि गैस नहीं आ रही, मेरे घर में बिजली होती नहीं है, जो कि नहीं, मेरे घर में कोई बड़ी मशीन नहीं है जो मैं चला रहा हूं, मैं 7000 का बिल कहां से दूंगा? 3000 पे करने वाला इंसान 7000 कहां से देगा? हम आपको दिखाते हैं कि लोगों ने इस खबर के ऊपर किस तरह का इजहार किया। कराची वालों के लिए एक और बड़ी खबर, कराची सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ा दी गई। मेरे पास इस वक्त एक बिल है, लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि नेपरा ने कराची सार्फिन के लिए 3 रुपए 75 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया है, जो दिसंबर के बिल के साथ लगकर आएगा। कराची की आवाम का इस पर क्या रद्द अमल होगा? कराची की आवाम क्या सोचती है? क्या महंगाई, बेरोजगारी क्या कम थी जो अब के इलेक्ट्रिक जैसा पहाड़ भी इनके ऊपर गिरा दिया गया? आपकी करवाते हैं अवाम से मुलाकात। आपके ये खबर जब आपने सुनी, सबसे पहले झटका क्या लगा? हर चीज़ का झटका लगा, सिर्फ लाइट से थोड़ी ना फर्क पड़ता है। एक बिजली का यूनिट बढ़ाने से ऑलरेडी पूरी लाइफ में जितनी चीज़ें सब ऑटोमेटिकली बढ़ गई। आपका ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, आपका गैस, बिजली, घर के खर्चात, बच्चे स्कूल जाएंगे, वैन का खर्चा, एक चीज़ नहीं मल्टीपल खर्चे इन्होंने बढ़ा दिए ऑटोमेटिकली। तो 3 रुपए 75 पैसे फी यूनिट अमाउंट होता है, इनकी नज़र में तो ये कुछ भी नहीं है ना। ये तो उनसे पूछे जिनकी 15,000 20,000 तनख्वाह जो ले रहे हैं, पूरा महीना चला रहे हैं, फिर उसमें वो बिजली का बिल देंगे, उनके पास क्या आएगा? खाएंगे पिएंगे क्या? सीधी बात है ना खा पी सकते हैं, उनके बच्चों के ना गैस है यहाँ पर, ना बिजली आती है, ना बेरोजगारी अलग है। लाइट तो एक डबल आती नहीं है, ठीक है। अब जब आती है, अगर पूरे 24 घंटे में वो 2-2 घंटे का गैप दे रहे हैं, दिन में 3 मरतबा, उसके बाद अगर आप ये बिल दे रहे हैं, क्या करेगा इंसान? इस वक्त यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जब जिसने ये खबर सुनी, यहाँ पर एक ज़ईफ हजरत भी मौजूद हैं, यहाँ पर नौजवान लोग भी मौजूद हैं। ये खबर इन तक पहुँची, इनका क्या, जब ये पहाड़, ये बिल हर महीने आता है और हम इंतज़ार करते हैं कि अल्लाह इस बार थोड़ी कम बिजली का बिल आना, अल्लाह थोड़ा कम गैस का बिल आना, लेकिन पहाड़ जैसी कीमतें बढ़ती जा रही हैं और लोगों के लिए बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हर चीज़ बढ़ी रही है, लेकिन आवाम सिर्फ पिस रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? अदनान। ये 3 रुपए 75 पैसे फी यूनिट बिल बढ़ चुका है। आज की खबर कराची सार्फिन पर एक और पहाड़। ज़ाहिरी बात है, बिजली महंगी हो गई तो हमारा हर चीज़ महंगा हो गया। ट्रांसपोर्ट सबसे पहले ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, फिर जो किराए वगैरह ये सब कुछ महंगा हो गया। गरीब आवाम पे तो पहाड़ ही गुजर है। आगे से बिजली का लोड शेडिंग ही इतना है कि ये नहीं हो, बिल आगे से देखो, गरीब आवाम महीने में 20,000 30,000 रुपये मुश्किल से कमा लेते हैं। ये खबर आपने सुनी? ये खबर तो एक ऐसी खबर है कि हर खबर, नई खबर जो आ रही है ना, महंगाई सबसे आ रही है। कभी किसी चीज़ में तेल बढ़ रहा है, कभी
मतलब बोझ गरीबों पे बढ़ता जा रहा है, जो मिडिल तबका है। जी सरमायादार पे तो कोई असर नहीं पड़ता ना, नहीं तो कोई मसला नहीं, ना वो ना रोडों पे आते हैं। सही अब ये चाह रहे हैं कि हम रोडों पे आएँ, इन लोगों से डंडे खाएं, क्या करें आप नहीं, और मुझे किस तरह मुझे बताएं। खाएंगे? मतलब नौजवानों को देख अब ले देखिए एक घर के अंदर 8 फैमिली या 7 फैमिली रहती हैं, ठीक है, एक बिल पे 30,000 रुपये इजाफा होता है। बिल्कुल, आप मल्टीप्लाई करें कितना हो जाता है? तो मैं सोच भी नहीं सकती क्या हालात होंगे। तनख्वाहें 15,000, 16,000, 20,000। पहले हम लोग 40 रुपया भी आता था। इमरान खान ने कौन से इतना वादे किया था, एक वादा इसने पूरा नहीं किया। अब खाना जंगी को आवाज़ दे रहे, बर्गर हम लोग 30 रुपया का आता था, कचौरिया 8 रुपया, कचौरी 15 रुपया का हो गया, बर्गर 50 रुपया का, रोल 70 का तो 120 का दे रहे। गरीब आदमी को उसने मार दिया। ये माजी में क्या क्या बोलते थे हमारा साथ, हम लोग घर बाहर नहीं निकल। इलेक्शन का दिन हम सारा वोट इमरान खान को काश, क्यों? इसने तब्दीली का नारा लगाया था। फिर हमारे घर का अनाज जाता था महीने का 8,000 और मेरे से 13-14,000 रुपये लगते। मेरे पास अभी भी मामा के मेडिसिन का दवाई स्टॉल पे पर्ची पड़ा हुआ है, मेडिसिन को इसने आसमान में पहुँचा है। इसका मिशन क्या है, इसका मकसद क्या है? पाकिस्तान का आवाम का साथ इसका मकसद क्या, हमारे तो समझ इसके एजेंडा में समझ में नहीं आ रहे। आवाम परेशान है, आवाम को नहीं समझ में आ रहा कि हाँ इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, खाने पीने की अशिया से लेके गैस से लेकर अब बिजली जैसा पहाड़ गिर चुका है। आवाम परेशान है, गुस्से में है, तैश में है, कुछ कहना भी नहीं चाहते। हमारे यहाँ रोज रेट आता है, कोई नई कहानी नहीं करी इन्होंने, नया काम नहीं किया, कोई फनकारी वाला काम नहीं किया, रोज बजट आता है हमारे यहाँ, रोज डेली का बजट है। ये हमारा मुल्क नहीं है, पता नहीं क्या है, चक्कर में चल रहा है, किसी डोबी ड्रामा चल रहा है सब, ये सब टोटल डोबी ड्रामा है। नेब्रा की तरफ से बढ़ने वाली ये खबर कि कराची के आवाम के लिए 3 रुपये 75 पैसे फी यूनिट का इजाफा दिसंबर के बिल के साथ लगकर आएगा। ये है नया साल, ये है सन 2022। क्या लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करेंगे जहां सीएनजी नहीं, गैस नहीं, बिजली नहीं, पेट्रोल की कीमतें नहीं काबू में आ रही और लोगों के पास रोटी रोजी का कोई तरीका नहीं, कोई सिलसिला नहीं। क्या नया साल शुरू करेंगे? किस नए साल में कदम रखेंगे? क्या ये है हैप्पी न्यू ईयर? एक इतनी बड़ी खबर के साथ हम कुछ अच्छी खबरों की तरफ चलते हैं। कुछ आप लोगों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही प्लेजेंट न्यूज़। अब आपको अपनी तफरीह या अपनी सयाही के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आप अपनी इंजॉयमेंट के लिए वाटर स्पोर्ट्स का जो शौक़ रखते हैं, मैं ज़्यादातर उनसे ज़्यादा मुखातिब हूँ। जैसे कि मुझे वाटर स्पोर्ट्स बहुत पसंद है और हमेशा ही करने के लिए, चाहे बाहर जाना पड़ता था, दुबई जाना पड़ता, मलेशिया, थाईलैंड जाएं तो हम जाके देखें भाई क्या प्राइसेस है क्या नहीं है। और यही वाटर स्पोर्ट्स अब अपने पाकिस्तान में एक्वा बीच, बलूचिस्तान के बिल्कुल एज पर ये बीचेस का एक सिलसिला, जहां पर एक्वा बीच के ऊपर ये वाटर स्पोर्ट्स का जो है वो फैसिलिटी अब आ चुकी है पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है अब पाकिस्तानियों को, स्पेशली कराचीइट्स को, जो कि चंद ही घंटों के फासले पर, 1.5 घंटे के फासले पर, हाँ, और ये मैं देख रही हूँ जो मनाजिर जो आप लोग भी देख रहे हैं, ये नौजवान वहां भी गए हुए थे और वहां पर कैसा रहा ये एक्वा बीच पर वाटर स्पोर्ट्स का सिलसिला, आइए देखते हैं और एंजॉय करते हैं। वाटर फ्लाइंग बोर्ड या हॉवर बोर्ड का नाम सुनते ही आपके जहन में मलेशिया या दुबई आता होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये फैसिलिटी कराची में भी मौजूद है? वो कहाँ, आइए चल के देखते हैं। तो फाइनली हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं और यहां पर हम आपको दिखाएंगे बहुत सारा एडवेंचर। हमारे साथ चलिए।
घंटे का सफ़र तय करके कराची से पहुँचे एक्वा बीच पर, और ये एक्वा बीच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसके बारे में। जो पहली चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि इस एक्वा बीच की, इस ज़पाटा स्पॉट की, जो कि एक एडवेंचर क्लब है, यहाँ की पार्किंग सिंध में आती है, लेकिन ये पानी और ये साइड बलूचिस्तान में आता है। तो हम इस वक्त बिल्कुल सेंटर में मौजूद हैं। जिस जगह पे इस वक्त हैं, जिस पानी में हम इस वक्त ये बोट का सफ़र कर रहे हैं, इसमें एक जानिब से हब रिवर का पानी आ रहा है और दूसरी जानिब से समंदर का पानी आ रहा है, और ये आकर मिलकर डेल्टा बनाता है। ये एक मखसूस जगह है जिसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जिस पर रिसर्च की और यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स का आगाज़ किया। कासिम भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। कासिम भाई सबसे पहले बताइएगा कि यहाँ पर कौन कौन से स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं? एक्चुअली जी हमने यहाँ पर एक यूनिक स्पोर्ट्स ग्लोबल फिनोमेना है विच इज़ फ्लाई बोर्ड, जो हम पाकिस्तान में इसकी एक फ्रेंचाइज लेकर आए हैं, और उसके साथ साथ हम यहाँ पर हाइड्रो स्पोर्ट्स के और वाटर स्पोर्ट्स के डिफरेंट गेम्स हैं या राइड्स इनको लेकर आए हुए हैं। ठीक है, एज यू कैन सी ये हमारे साथ सारा कुछ लगा हुआ है। बिल्कुल हम देख रहे थे यहाँ पे आपके पास जेट स्की भी है, फ्लाई बोर्ड के साथ साथ कुछ और भी एक्टिविटीज़ आपने शुरू की हैं अभी? बिल्कुल जी, लाइक आई सेड कि ये हमने जेट स्कीज यहाँ मंगवाई हैं विच इज़ अल्ट्रा लो एमिशन जेट स्कीज। रीज़न बीइंग कि यहाँ पर इन जेट स्कीज से उतनी पोल्यूशन नहीं फैलती, वेरी इको फ्रेंडली हैं वो। या दे आर इको फ्रेंडली एज वेल। इसके अलावा हमने वो राइड्स लेकर आए हैं जो 3 साल के बच्चे से लेकर 70 साल का बंदा यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। वो तमाम लोग जो कराची में रहते हैं, आप सब लोग आ सकते हैं यहाँ। हमारे मोस्टली जो नॉन स्विमर्स हैं वो बड़ा घबराते हैं वाटर स्पोर्ट्स से, तो क्या आपका क्लब नॉन स्विमर्स के लिए भी है? ऑफ कोर्स जी, लाइक आई सेड कि ये 3 साल से लेकर 60 साल के बच्चों और बड़ों के लिए। सो जो भी आए, जिस तरह भी आए, उन सबको सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अंडर रख के हम उनको हर किस्म की राइड्स दे सकते हैं यहाँ पर। एग्जैक्टली। अब आपको दुबई जाने की ज़रूरत नहीं कि हम पहले ये प्लान करते हैं अगर हमने वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय करने हैं, ये एडवेंचर करना है, तो सबसे पहले दुबई का रुख करें। मैं कोशिश करूँगा कि जितने इनके वाटर स्पोर्ट्स हैं, जो ये हाइड्रो इनका एडवेंचर है, ये सारा अपने नाज़रीन को हम दिखा सकें। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि फ्लाई बोर्डिंग के लिए आपको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। उस ट्रेनिंग के लिए हमारे साथ कासिम भाई मौजूद हैं, तो हम कासिम भाई के साथ चलते हैं। कासिम भाई, आपको मुझे ट्रेन करना है आज। मैं कोशिश करूँगा अपनी पूरी कि जल्द से जल्द सीखूँ भी, क्योंकि मैं एक बिगनर हूँ स्पेशली फ्लाई बोर्ड के लिए। तो कितनी जल्दी आप मुझे सिखा सकते हो, मैं कितना अच्छा लर्नर हूँ, ये हम आगे चल के देखते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा क्या क्या इक्विपमेंट है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमारे साथ साथ और बहुत सारी फैमिलीज भी मौजूद हैं जो इन वाटर स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रहे हैं। तो 2 बड़े टैलेंटेड बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम क्या है? मूसा खान। मूसा खान। मूसा खान, मुझे ये बताओ सबसे पहले कि आप क्या करने जा रहे हो अभी? मैं यहाँ कयाकिंग करने जा रहा हूँ। वो तो मुझे बताओ ये कयाकिंग करना कितना मुश्किल काम है, सब लोग कर सकते हैं क्या? इसमें जो आपने करना होता है वो पावर और स्किल लगती है, और आपको चलाने की टेक्निक आनी चाहिए और स्किल आना चाहिए कि किस तरह बोट को कंट्रोल करना है आपको। ये टेक्निक आपको किसने सिखाई?
ये मैंने खुद ही सीखी थी। जब मैंने चलाना शुरू की थी तो मुझे खुद ही सेंसेस में आ रहा था कि इस तरह बोर्ड को चलाना है, इस तरह बैलेंस करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये थे मूसा हमारे साथ जो हमसे बात कर रहे थे। एक और हमारे साथ बड़ी टैलेंटेड बच्ची मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। और ये मूसा की बहन है, ऐसा ही है? अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है और आप कब से करें क्या? मेरा नाम दीना खान है और मेरी एज 8 है और मैंने कयाकिंग जैसे 2 इयर्स पहले सीखी थी। तो अभी आप इसकी एक्सपर्ट हो चुकी हैं या अभी हम आपको बिगनर ही कहें? अभी मैं इसकी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बिगनर ही हूँ। लेकिन आगे एक्सपर्ट हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, जो आप करती रहेंगी। अभी हम देखेंगे भी आप कैसी कर रही हैं, हम नोट कर रहे होंगे। लेकिन जैसे आपके भाई बता रहे हैं कि बड़ा मुश्किल होता है इसको बैलेंस करना और ये डेंजरस भी ऐसे है। वैसे तो आपने सारे प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, लेकिन डेंजरस ऐसे है कि ये उलट भी सकती है। कभी डर लगता है, खौफ आता है कि यार मैं इतने गहरे पानी में जा रही हूँ, कुछ हो ना जाए? नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तो ट्रेनिंग का पहला स्टेप क्या है कासिम भाई? ट्रेनिंग का पहला स्टेप इज़ वेरी इजी। बचपन में आपको याद हो हम छोटे से प्लैंक्स पे अपने आप को बैलेंस करते थे। सो इसकी भी ओरिएंटेशन वही है कि आपको एक छोटा सा प्लैंक है, फॉर एग्जांपल आप ये ले लें, इस पे हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, दिस इज द बेसिक ट्रेनिंग कि आपको अपने आप बॉडी को बैलेंस करना है। सेम इज द केस आपने फ्लाईबोर्ड पे बेसिकली अपने मैं पहले स्केटबोर्ड यूज करता रहा हूँ, क्या उससे मुझे कोई फायदा होगा? या ऑफ कोर्स स्केटबोर्डिंग में भी आपको बॉडी बैलेंस चाहिए होता है। सो इस पे भी अगर आप करके देखें तो वही बॉडी बैलेंस है कि आपको अपने एंकल से और अपने काफ से और अपने थाई से और अपने घुटनों से इस पे बैलेंस करना है। एग्जैक्टली यही ओरिएंटेशन आपकी उस पे फ्लाई बोर्ड पे है। तो जब आप बैलेंस करेंगे, यू हैव टू लुक फॉरवर्ड, डोंट लुक डाउन, बिकॉज आप नीचे देखेंगे तो आप और ज़्यादा परेशान होंगे। ये एडवेंचर वाली फ्लाई बोर्डिंग देखने में तो बहुत दिलकश लगती है, बहुत आसान लगती है, लेकिन जो मैंने ट्राई की बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप बार बार ट्राई करें और ट्रेनिंग लेने के बाद ट्राई करें तो मेरी तरह 1 या 2 दफ़ा तो आप कर ही सकेंगे। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं ये मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि ट्रेंड हैं तो ये बहुत इजीली कर सकते हैं। उसका बैलेंस मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जब यहाँ पे विज़िट करेंगे तो ज़रूर कोशिश करेंगे और ऐसे ही हवा में उड़ते रहेंगे। ये आप लोगों ने एडवेंचर देखा जो बड़ा मुश्किल था, वहाँ सांस चढ़ गया था। तकरीबन आधे घंटे तक मैं पानी के अंदर रहा था फ्लाई बोर्ड ट्राई करने के लिए, लेकिन बड़ा मुश्किल काम आया। बहुत मुश्किल है वाकई में शादी। मतलब कितनी देर में यू वर एबल टू डू इट? आधे घंटे बाद मैं सिर्फ 3 से 4 फीट की हाइट तक फ्लाई कर सका था। तो ये बहुत मुश्किल था, लेकिन मुश्किलात तो आती रहती हैं। उन्हें हल करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप बार बार कोशिश करते रहें। हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे आपको मज़ीद खबरें देने की। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। अब कुछ कारोबारी दुनिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं गुज़िश्ता चंद दिनों में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कई झटके लगे हैं, कई धचके लगे हैं। और ऐसा कुछ हो रहा है कि सरमायाकारों के 332 अरब रुपए
डूब चुके हैं। क्या वजूहात हैं, क्या वजह है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे कि हमारी मईशत नहीं संभल पा रही है और सूद में मजीद नुमाया इजाफे के खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं। इसके बाद ऐसा भी कहा जा रहा है कि सरमायाकार जो हैं वो जल्द से जल्द अपने शेयर्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं। इसी पर हम बात भी करेंगे, लेकिन अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है और शायद महंगाई और तजारती खसारा बढ़ने की वजह से, और महंगाई भी हम देख रहे हैं माया कि मुसलसल बढ़ती जा रही है, हर चीज़ में महंगाई में इजाफा हो रहा है। हर तरह की ना एक कहते हैं ना गैर यकीनी वाली सिचुएशन आ गई है ना शाहजेब, इतना उतार चढ़ाव, इतना बड़ा मौका एक आ गया था कि वहाँ पर लोग बिल्कुल हिल गए थे। जो पिछले हफ्ते हमने देखा कराची स्टॉक एक्सचेंज का, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सिचुएशन, अब यह है कि अब जो महंगाई की तरफ अब बढ़ रहे हैं हमारे कदम। आज हमने के इलेक्ट्रिक की एक और खबर से कितने लोगों को तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, कि इलेक्ट्रिक की खबर क्या है। जी शाहजेब, इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद शनॉय साहब ने। अहमद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अहमद साहब, मैं सबसे पहले इस तरफ आना चाहता हूं कि अगर हम गुज़श्ता बरस की बात करें तो बेस्ट परफॉर्मेंस मार्केट का एजाज, और अगर इस महीने को देखा जाए तो ऐसी गैर यकीनी की सूरत हाल है, सारे कारोबारी जो सरमायाकार हैं वो अपने शेयर्स सेल आउट कर रहे हैं। क्या वजूहात हैं, बुनियादी वजूहात क्या है, मैं वो आपसे जानना चाहता हूं पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जब हम बुनियादी वजूहात की बात करें तो जो इस वक्त माशी सूरत हाल है जिसमें स्टेट बैंक की डिस्काउंट रेट की पॉलिसी है, उसने एक बहुत बड़ा धचका दिया है। आप 13-14% पे चले गए थे और उसके बाद आप बतदरीज कम करके 7% पे ले आए, और अब आपने नए ट्रेजरी बिल्स जो हैं वो बढ़ते बढ़ते 11.5% पे डिस्काउंट किए। तो एक एंटिसिपेशन ये है कि 8.25 की जगह अब दोबारा हम 11 डबल डिजिट में चले जाएंगे मॉनेटरी पॉलिसी के जो रेट आएगा। ये चीज़ें मार्केट में एक पैनिक फैलाती हैं क्योंकि लोगों को सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहिए, और जहां सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट की बात आती है वहां बैंक अगर डबल डिजिट पे देना शुरू कर दें अपने इन्वेस्टर्स को, तो मैं समझता हूं कि उससे ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर कोई नहीं होता। ये एक लोगों की साइकी है। हालांकि मैं ये आज भी समझता हूँ कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 7 से 8% ट्रेडिशनली डिविडेंड यील्ड भी देती है, और 17 से 18% जो है वो अमूमन कैपिटल यील्ड भी मिलता है। तो जिस मार्केट में 25-26% यील्ड मिलता हो उस मार्केट में पैनिक की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो माशी सूरत हाल है वो लोगों को एक खौफनाक नज़र आ रही है। अभी आप जिक्र कर रहे थे महंगाई का, दूसरी चीज़ों का, तो लोग जो है वो खौफज़दा हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर आम आदमी खुदा न खास्ता अपने अगर पैसे लूज़ करता है तो कहाँ जाएगा वो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मार्केट को तंजीरी की तरफ ले जाती हैं, लोगों का सेंटिमेंट्स ख़राब हो जाता है। फिर एक और चीज़ जो इससे पहले जब हम नए एनटीएस सिस्टम पर आए थे तो उसमें भी एक पैनिक फैल गया था और लोगों का एक कॉन्फिडेंस शटर हुआ था, तो मार्केट उसमें भी गिरी थी। तो मार्केट गिरने का तसलसल जारी है, और कोई ऐसी मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इस्लाहात करनी पड़ेगी जिसमें मार्केट पे कॉन्फिडेंस लेवल आ जाए। बिल्कुल सही। तो माशत के फिर साहब, माशत के हवाले से फिर अगला सवाल भी यही आता है साथ में कि मार्केट में इतनी तेजी से उतार चढ़ाव की वजह क्या हो सकती है? सरमायाकार जो है उनका क्या रद्द अमल है, उनके क्या तासुरात हैं सिचुएशन को देखते हुए? देखिए, आम सरमायाकार जो है जो एक शॉर्ट टर्म बेसिस पर आया था वो तो बिल्कुल ही जिसको कहते हैं कि कोई उसको उम्मीद बाकी नहीं रही। लेकिन हम हमेशा लोगों को ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान की स्पेशली पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म विजन लेकर ना आए। यहाँ मार्केट का उतार चढ़ाव जो है वो बड़ी तेज़ी से होता है, हालात पर, खबरों पर, कहीं भी कोई ड्यूटी स्ट्रक्चर चेंज होता है, कहीं भी कोई अच्छी खबर या बुरी खबर आ जाती है तो मार्केट बड़ी तेज़ी से रिएक्ट करती है। इसमें लोगों को एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आना चाहिए, अपना सरमाया लेकर आना चाहिए, और ये सोच कर आना चाहिए कि अगर बैंकों में पैसे रखवाते हैं तो साल भर का इंटरेस्ट रेट अगर डबल डिजिट पे लेते हैं तो यहाँ भी साल भर बाद आपको डिविडेंड भी मिलेगा और मार्केट गेन भी मिलेगी। तो लोगों को ये कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट लाने की। बिल्कुल। तो अहमद शनाज साहब, ये सवाल मेरा अगला आ रहा था कि तो क्या आपकी बात से मैं ये समझूं कि आम आदमी को भी परेशान होना चाहिए या आम आदमी को नहीं परेशान होना चाहिए सिचुएशन को लेकर, या सिर्फ ये जो है सरमायाकारी वाले लेवल पर है? देखिए, दो चीजें अलग अलग हैं। जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, जाहिर है जो शॉर्ट टर्म विजन के साथ आए हैं वो जरूर परेशान हैं। जो लॉन्ग टर्म विजन के साथ आए हैं, मैं आज भी यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में 1% या 2% इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ने से रातों रात कोई ड्रामेटिकल चेंज नहीं आ जाती, कोई कंपनियां बंद नहीं हो जाती, उनकी प्रोडक्शन बंद नहीं हो जाती और वो कंपनियां बदस्तूर चलती रहती हैं। लेकिन जहाँ तक आप आम आदमी के दूसरे मामलात में बात करते हैं,
तो जाहिर है आम आदमी की एक परेशानी जो है वो महंगाई की भी परेशानी है। बहुत सारे जो बढ़ते हुए बिल्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, जिसमें बिजली गैस पानी शामिल है, ये सब परेशानी अपनी जगह पर है। और लोगों के पास लोग एक अजीब तजब्जुब का शिकार हैं कि क्या हमारी ये लिमिटेड इनकम जो भी एक है उसमें हमारा आगे गुजारा कैसे होगा। जिसका 25,000 का बजट है, उसकी अगर रिक्वायरमेंट मिनिमम आज की महंगाई और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल की वजह से 40-45 हज़ार पे पहुंच जाए, तो वो क्या करेगा, वो किस तरह अपने रोजमर्रा की जिंदगी गुजारेगा और किस तरह अपनी जो है वो बजटिंग को प्लान करेगा। जब एक आम आदमी अपना फौरी रिजल्ट यानी कि शॉर्ट टर्म लेकर अपना गोल चल रहा होता है, तो उसके लिए 0 to 6 मंथ्स यानी आज से लेकर अगले 6 महीने तक आप क्या देखते हैं कैसे होंगे स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से? जी देखिए, इस वक्त तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है मार्केट में, लेकिन हम फिर आज से लेकर 6 महीने की पोजीशन ना देखें, हम आज से लेकर 1 साल बाद तक की पोजीशन देखें। मुल्क में काफी सरमायाकारी हुई है, मुल्क में जो इंडस्ट्रीज ने एक्सपेंशन किया है, और मैं समझता हूं कि इस वक्त लिमिटेड कंपनीज ने पिछले 2 सालों में जो रिकॉर्ड प्रॉफिट्स किए हैं हमारे पास, वो इस बात की दलील है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट वाइब्रेंट भी होगी, यहाँ पे जो लिस्टेड कंपनीज है उनको फ़ायदा पहुंचेगा, और अल्टीमेटली हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये फ़ायदा पहुंचेगा डिविडेंड यील्ड की सूरत में भी और कैपिटल यील्ड की सूरत में। ठीक है, अहमद चुनाय साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमसे तफसीली बातचीत कर रहे थे और जैसे कि बता रहे थे, खैर उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद कर सकते हैं कि आगे जाकर हमारे जो कारोबार हैं, खासतौर पर जो छोटा तबका है, कारोबारी तबका है, उनके लिए भी मामला कुछ बेहतर हो जाए। ऑब्वियसली शाहज़ेब, बिकॉज लोगों को जो फॉरेन कारोबार करते हैं वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे काम करते हैं। भाई अभी लगाया अभी काम किया, पे चेक टू पे चेक, अभी लगाया कल मुनाफा। उनके लिए वाकई में एक सिक्योरिटी की एक उम्मीद होनी चाहिए। और जहां तक उम्मीद की बात करते हैं, बहुत ही खास लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद बनकर आई हैं आबिया अकरम। बिल्कुल, आबिया अकरम इंतहाई खास सलाहियतों की मालिक हैं। इसके साथ साथ हाल ही में उनको BBC ने 100 कामयाब तरीन और 100 खास खवातीन के फहरिस्त में शामिल भी किया है। इसी के हवाले से हम आपको ये भी बताएं कि आबिया मुआशरे में खुसूसी अफराद को अलग मकाम दिलाने के लिए सरगर्म हैं, बहुत काम कर रही हैं, स्पेशली चैलेंज लोगों के लिए भी बहुत काम कर रही हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि स्पेशल टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का उन्होंने आगाज़ भी किया है और कॉमनवेल्थ यंग डिसेबल्ड फोरम के लिए नामजद की जाने वाली पहली राबताकार भी वो बन चुकी हैं। सुपर प्राउड खुसूसी सलाहियतों की मालिक आबिया अकरम आज हमारे साथ मौजूद हैं। सलूट पेश करती हूँ, खैर पेश करती हूँ। और सवाल, जो बेहतरीन काम आप कर रही हैं वो काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं है। आई एम श्योर कि मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया हो। वो क्या चीज़ है जिससे आपको इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिली आबिया? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी, क्योंकि आज के दिन के लिए मैं वाकई आप सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और इट्स अ ऑनर फॉर मी, क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना और स्पेशली वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ जो पूरी दुनिया से यहाँ पे मेरे साथ काम कर रही हैं, दे वर द रियल मोटिवेशन फॉर मी। क्योंकि हमें लग रहा था कि जो चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ रहे हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन उन्हें फेस करना पड़ रहा है हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उसके लिए वो काम कैसे कर सकती हैं और किस तरह से हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट में और सब चीज़ों में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए ये ऑनर की बात है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, और उसके अलावा ये कि जितनी भी वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ हैं जो कि रूरल एरियाज़ में, डेवलपमेंट सेक्टर्स में जहाँ जहाँ वो काम कर रही हैं, उनके लिए हम कुछ कर सकें और कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन हो कि उनकी लाइफ में चेंज आ सके। बिल्कुल, जैसा कि हम आपको कह रही हैं ना कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यहाँ पर ये कहना बहुत ज़रूरी है कि जो ख़ास 100 ख़वातीन है ना BBC की, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, आप पूरी दुनिया के लिए, सब लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। लेकिन मैं यहाँ आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपने क्या गोल सेट किए थे जो अब तक आपके मुकम्मल हो चुके हैं, और मज़ीद क्या गोल्स हैं आगे जो आप पूरे करने जा रही हैं? हम लोगों ने जो इस वक्त जो हमारा मिशन था और जो विजन था कि हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर जो राइट्स के ऊपर बात कर सकें, क्योंकि ख़वातीन बाहमाजूरी या वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ जो है उनको उस वक्त तक जस्टिस और एक्सेस नहीं मिल सकती जब तक कि पीस और पे हम लोग बात ना करें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये था कि वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ दे फील कंफर्टेबल अबाउट देयर राइट्स, कि उनके लिए एक स्पेस क्रिएट की जाए कि जहाँ पे वो
कॉन्फिडेंटली अपने लिए बात कर सकें। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वी रिसेंटली इनैक्टेड द डिसेबिलिटी राइट्स बिल, जो कि अब एक्ट बन चुका है। उसके अंदर स्पेशल कमेटी ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ भी एस्टेब्लिश हो चुकी है और उसके साथ साथ काउंसिल ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें तमाम जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ मिलकर हमें काम करना है कि लेजिस्लेशन उस वक्त तक इम्प्लीमेंटेशन की साइड पे नहीं जा सकती जबकि आप क्रिएटिव एफर्ट्स नहीं हो सकती। का चैलेंज है, बहुत बड़ा गैप है। फिर इलेक्शंस में रजिस्ट्रेशंस नहीं है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की, उसके लिए हमें बात करने की ज़रूरत है। और जो बेसिक राइट जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, इन सब चीज़ों के ऊपर। और सबसे इम्पोर्टेंट जब हम वुमेन विद डिसेबिलिटी की बात करते हैं ड्यूरिंग द कोविड रिस्पॉन्स, तो दे आर फेसिंग द जेंडर बेस्ड वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो उसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज वी आर ग्लोबली। जब हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया, वी टॉक्ड अबाउट द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो इस पे भी बहुत सारे सिमिलर चैलेंजेस जो कि वुमेन विद डिसेबिलिटीज के विजिबल थे, लेकिन हम सब ने मिलकर उसके ऊपर कि लेजिस्लेशन के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन और विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कि वुमेन विद डिसेबिलिटीज की रिप्रेजेंटेशन और उस तरह से विजिबिलिटी नहीं होगी, वो काम हम उस तरह से अचीव नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें सब मिलकर, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है और उस इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। वी अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, बहुत शुक्रिया आपने हमें शो में ज्वाइन किया। अबिया अकरम हमारे साथ मौजूद थी और यकीनी तौर पर हम सबको आप जैसे लोगों से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और ज़िंदगी बसर करने का एक तरीका मिल जाता है। खुसूसी सलाहियतों की मालिक आबिया अकरम हमारे साथ थी, जिनके लिए बहुत सारी दुआएं, वेल विशेस। फिर कभी कुछ होगा हमें ज़रूर याद कीजिएगा और हमारे लिए एक प्रिविलेज होगा। प्रिविलेज ये भी होगा अगर आप अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें, क्योंकि इस वक्फे के बाद सुबह सवेरे पाकिस्तान जारी है। शाज़ेब बरमाया करेंगे आपका इंतजार। वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज डू स्टे विद अस। गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। शाज़ेब और माया आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। और मैं सोच रही हूँ वो डायलॉग मुझे क्यों याद आ रहा है, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ कर ला सकता हूँ। लेकिन अब ये आप चांद तोड़ कर ना लाएं, क्योंकि चांद के ऊपर अब घर बनते जा रहे हैं। चांद के ऊपर एक झोंपड़ी दरियाफ्त हो गई है। अगर आपने चांद तोड़ लिया तो वो झोंपड़ी कहाँ जाएगी? माया, ऐसा ना करें आप। और मैं ऐसा कोई वादा नहीं करने वाली और ना सुनने वाली हूँ। तो ये एक दरियाफ्त हुई है। एक दूर दराज इलाके में पुरस्कार झोंपड़ी दरियाफ्त की गई है। चीन की खलाई गाड़ी ने झोंपड़ी की तस्वीर भी खलाई एजेंसी को भिजवा दी है अभी, लेकिन इस पे तहकीक जारी है। तहकीक की जा रही, क्योंकि ये शुबा भी जाहिर किया जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई पत्थर हो, कोई बड़ा पत्थर हो, जो कि एक चकोर जो है वो देखा जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि कोई पत्थर है, लेकिन इसको ये भी कहा जा रहा है कि कोई झोंपड़ी भी हो सकती है। झोंपड़ी तो नहीं, क्योंकि जब जो इसका ब्लर्ड इमेज जो मैंने देखा उसमें एक तरह का ये ना ग्लास बॉक्स या आइस बॉक्स, जैसे वो बर्फ का एक टुकड़ा सा होता है, इस तरह का कुछ इमेज है कि कोई हो सकता है कुछ रॉक हो, कोई और चीज हो, कोई प्लेटो बना हुआ हो जो उसको एक अब वो एक कॉर्नर्स की शेप इख्तियार कर गया। बट वो लग ऐसा रहा है कि जिस तरह मैं एक आम इंसान देखे ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे शायद कोई एक ग्लास का जो है ना वो बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है। और ऐसे भी लग रहा है कोई एलियंस कैंपिंग एलियंस वाला उन्होंने क्लियर कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, एलियंस की कोई भी खबर नहीं है। लेकिन हाँ, ये चांद पर एक बड़ी एक मशकूक किस्म की एक चीज नजर आई है, जिसका अभी तक जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है और तारीख हिस्सों की जो ऑब्वियसली मालूमात है वो इस हवाले से और भी आगे हम आती रहेगी। जनाब, तो ये तो चांद की बात हो गई। अब जमीन पर वापस आ जाते हैं और जमीन पर कुछ ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। और ऐसा हुआ एक जूम मीटिंग में। एक better.com नामी कंपनी है जिसने अपने तकरीबन 900 अफराद पर मुश्तमिल जो मीटिंग थी उसमें तकरीबन तमाम अफराद को फारिग कर दिया। हमने देखा कोविड के दिनों में बहुत सी जॉब से बहुत सारे लोगों को निकाला गया। कुछ हालात ऐसे हो गए कि जो कुछ कंपनीज थी वो फायर करने पर मजबूर हो गई। कुछ कंपनीज ने बहुत बड़ी तादाद में फायरिंग की और इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि अब ये हरकत तो लेकिन मेरे ख्याल में ठीक नहीं है माया कि जूम मीटिंग में आप सबको बुलाएं और तमाम एम्प्लॉयज को फायर कर दें। आपको पता है 900 लोग थे
बिल्कुल। उस मीटिंग में 900 लोग थे और 900 के 900 लोगों को फायर कर दिया गया। बात बिल्कुल सही की शाहजेब ने कि चैलेंज आया था हमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 900 लोगों को बुला के उनके घर, उनकी फैमिलीज किस झटके से गुजरी होंगी। एक साथ 900 लोग फारिग कर दिए गए एक जूम मीटिंग पर। न जाने अब क्या होगा उन लोगों के फ्यूचर के साथ। यही तो कोविड दिन है जब आपको एक दूसरे का साथ देना है, आप लोगों को एक दूसरे का ख्याल रखना है। मेरे ख्याल में कुछ उनको भी ये ख्याल करना चाहिए था 900 लोगों को निकालने से पहले कि कुछ आपस में कुछ ऐसी हैंडलिंग की जा सकती है। कोई रीजन नहीं दिया, कोई रीजन नहीं दिया, उनको फायर कर दिया गया। अब बात करेंगे हम KPK के टूरिज्म की, जो कि हम देख रहे हैं कि वहां पर बहुत फरोग दिया जा रहा है इसको। और इसके साथ साथ जो इनकलाबी कदम है वो ये है कि वहां पर जो पॉड्स बनाए गए थे वो पॉड्स अब 1 या 2 साल के लिए नहीं बल्कि 10 साल के लिए आप लोग लीज पर हासिल कर सकते हैं और खुद भी उससे पैसे कमा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम है खासतौर पर टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए। और मुस्तकिल हम देख रहे हैं कि KPK में टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, टूरिज्म में इजाफा भी हुआ है, इससे रोजगार में भी इजाफा होता है। और मुझे याद आ गया जब मैं यहाँ गई थी और मैं इतनी इम्प्रेस थी कि एक्चुअली की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी इनकी बनाई है, इनकी मेंटेनेंस बहुत अच्छी हुई है, तो रोजगार बढ़ सकता है। हम इस पे अगर लगाएंगे तो लोगों की अपनी ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, उसको फरोग मिल सकता है। बिल्कुल, इसी ग्रोथ पर हम बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं GM टूरिज्म KPK मोहम्मद अली सैयद साहब। बहुत शुक्रिया सैयद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये बताइएगा सबसे पहले तो कि हम इन पॉट्स का जिक्र कर रहे हैं KPK में जो बनाए गए हैं, इन पॉट्स को हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से लीज पर हासिल किए जा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जनाब। ये KP गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा टूरिज़म अथॉरिटी ने ये पॉड्स नए इलाकों में इस्टेब्लिश किए हैं। 10 साइट्स हैं जिनको चलाने के बाद एक मार्केट क्रिएट करने के बाद अब हम प्राइवेट सेक्टर को ऑफ़र कर रहे हैं ताकि अब प्राइवेट सेक्टर आगे आकर इनको ऑपरेट करे और इससे हमारी लोकल जो बिजनेसमैन हैं, लोकल इकोनॉमी है, उसको फ़ायदा हो। जी, और ये 10 साल के लिए हम जी, और 10 साल के लिए हम दे रहे हैं ताकि ये एक प्रॉपर स्मॉल बिजनेस के तहत लोग इसे इस्टेब्लिश करें। ये एक आइडिया है ताकि फ्यूचर में पहाड़ी इलाकों में इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स इस बेस पे लगाए जाएं। अच्छा, ये सर कि इस फैसले का मकसद क्या था? मतलब सियाहत को फ़रोग देने में कितनी मदद मिलेगी एक तो इस फैसले से, लेकिन इसका बेसिकली इसका सबसे बड़ा जो मकसद था वो था क्या? क्योंकि हमने कभी सर की अपॉर्चुनिटी मैंने तो कभी नहीं सुनी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए, हमारी टूरिज़म की इंडस्ट्री को देखें, 2001 के बाद हमारी टूरिज़म इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई थी। इससे फ़ॉरेन टूरिस्ट आना ख़त्म हो गए थे पाकिस्तान में। फिर हमने एक पीरियड गुजारा जो ट्रबलसम पीरियड था। इस पीरियड के दौरान फिर हमने डिसाइड किया कि डोमेस्टिक टूरिज़म इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए। हमारे अपने पाकिस्तान में 25-24 करोड़ अवाम है, उनके लिए फ़ैसिलिटी क्रिएट की जाए और साथ ही ये फैसिलिटी इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए भी हो और लोकल लोगों की एक्सेस में हो। ये बेसिक थीम थी इसको बनाने की। अब ये जो हम दे रहे हैं तो हम अपनी लोकल मार्केट्स, जो हमारे टूरिज़म के इन्वेस्टर्स हैं, लोकल इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको हम ये ऑफ़र कर रहे हैं कि सब कुछ गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश कर दिया है, मार्केटिंग कर दी है, अब एक प्रोडक्ट रेडी है। आप आए और गवर्नमेंट से इसको लेके अब अपने तौर पर इसे आगे 10 साल के लिए चलाएं, जिससे हमारी लोकल इकोनॉमी बूस्ट करेगी, हमारे लोकल इकोनॉमी बूस्ट करेगी। लेकिन सर मुझे यहाँ पर ये बताइएगा, इंपोर्ट्स की तादाद अभी कितनी है? जो प्रोडक्ट रेडी हो चुका है, ये इंपोर्ट्स की कितनी बड़ी तादाद है, कितने ज़्यादा इस वक्त अवेलेबल हैं? सेकेंडली, क्या आगे आप लोग का टारगेट है कि इनको मजीद बढ़ाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पैदा हो सके और टूरिज़्म में भी इजाफा हो सके? जी जी, बिल्कुल। इस वक्त हम 10 साइट्स डेवलप कर चुके हैं, ऑपरेट कर चुके हैं, वो रेडी हैं और ये पूरे सूबे में फैली हुई हैं। अगर हम साउथ दे खान ले लें तो वहाँ पे शेख बदीन पे है, चित्राल के एरिया में है, स्वात के एरिया में है, दीर में हम लगा रहे हैं, इस तरीके से कागान नारान में हम लगा चुके हैं।
ये 10 साइट्स हम डेवलप कर चुके हैं। अब नई जो 10 साइट्स है वो और हम डेवलप कर रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट 20 साइट्स नेक्स्ट 2 इयर्स तक हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, जिससे हमारे सारे इन पहाड़ी इलाकों में फैमिलीज़ के लिए इस किस्म की एकोमोडेशन अवेलेबल होगी। That's beautiful. अच्छा सर, ये बताइएगा, सर्दियां आती हैं, पहाड़ी इलाकों में जो है वो फेस्टिवल जो है वो एक फेस्टिविटीज होना शुरू हो जाती हैं। रास्ते वगैरह की तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन एक शामूस, अगर मैं सही नाम ले रही हूँ, शामूस फेस्टिवल शुरू हो गया है। कुछ इसके बारे में भी बताएं ताकि आने वालों के लिए एक और पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हो। जी बिल्कुल, ये शामूस फेस्टिवल ये कैलाश वैली में है। कैलाश वैली में साल में 4 फेस्टिवल्स होते हैं। एक होता है बहार के मौसम में, एक होता है हार्वेस्ट के मौसम में, एक होता है ये अभी शामूस जब बर्फ़ से पहले, और एक होता है बर्फ़ के दौरान। ये 4 फेस्टिवल्स कैलाश वैली में होते हैं। ये उनके रिचुअल्स हैं, उनकी ईद है, उसके मुताबिक ये लोग अपनी रस्म और रस्म के मुताबिक इसको मनाते हैं। ये हमारे चित्राल के एरिया में अब जैसे ही बर्फ़ पड़ जाएगी जनवरी, फरवरी और मार्च में हमारे पास स्की फेस्टिवल्स शुरू हो जाएंगे। मालम जब्बा हमारी दूसरी जगह है, वहाँ पे स्नो स्कीइंग और इस किस्म के फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे। तो 2 एरियाज़ ये हैं जो हमारे टूरिस्ट के लिए खुले हैं, और स्पेशली हम बर्फ़ों में गलियात की रोड पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं ताकि वहाँ पे भी लोग आराम से पंजाब से एंटर हों, स्नो एंजॉय करें और वापस जाएं। जी मोहम्मद अली साहब, मेरा सवाल अगला यही था। आपने कहा एक्चुअली मैं पिछले साल ही मेरा जाना हुआ इन जगहों पे, और मैं बहुत देखकर मुझे बहुत पर्सनली मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के टूरिज्म को बहुत ज़्यादा हमें पुश करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, और पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत जगहें हैं। जब मेंटेनेंस की बात आती है तो लोगों के आने में डिफ़िकल्टी होती है, वहाँ पर सिग्नल्स नहीं आते, इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है, फ़ोन के सिग्नल्स जो है वो बहुत लिमिटेड होते हैं, लोगों का एक दूसरे से रब्ता नहीं हो पाता। उस हवाले से क्या फैसिलिटेट आप करने के प्लान्स रखते हैं? जी सर। जी बिल्कुल, हम अपने जितने हमारे हिली एरियाज़ हैं जो हमारे टूरिस्टिक स्पॉट्स हैं, उनके लिए हमने एक प्रोग्राम मुरतब किया है ताकि हम फार फ्लंग एरियाज़ में भी अपने टूरिस्ट को इंटरनेट फैसिलिटी दे सके, मोबाइल फैसिलिटी दे सके, ताकि उनके लिंक और कम्युनिकेशन अपने लोगों के साथ, गवर्नमेंट के साथ हर एक जगह पे मौजूद हो। इसके अलावा हम बहुत सारी रोड्स बना रहे हैं जिसमें हमारा रोड एक्सेस इन इलाकों को हो जाएगा। मेन रोड्स में आप सिंपल ये कह सकता हूँ मैं आपको कि 12 अरब रुपए की रोड्स हम बना रहे हैं केपी में। ये बड़ी रोड्स हैं, और छोटी हम रोड्स जिन इलाकों में बड़ी रोड नहीं जा सकती, पहाड़ी इलाके दूर, वहाँ पे हम तकरीबन 15 से 20 जीपेबल रोड्स बना रहे हैं। एक्सेस दे रहे हैं उन एरियाज़ को जहाँ पे एक्सेस अवेलेबल नहीं था, अब ताकि टूरिस्ट हमारी मेन सिटी जो टूरिज़्म की नारान, कागान, कालाम, इनसे अब साइट्स पे जाए, इन पे प्रेशर कम हो ताकि नए एरियाज भी इसके साथ डेवलप हो। ये करने के साथ मोहम्मद अली साहब, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ। जी मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी सीजन वो शुरू हो गया है जब बर्फबारी में बड़ा इजाफा हो गया है, लेकिन इसमें भी लोग घूमने फिरने यकीनी तौर पर जाते हैं और उनकी कोशिश होती है कुछ ऐसे स्पॉट्स पर जाएं जहाँ वो आसानी से पहुँच जाएं, कोई मुश्किलात ना आए। और अब हम देख भी रहे हैं कि सर्दियों की छुट्टियाँ भी आने वाली हैं, तो लोगों को कहाँ जाना चाहिए, टूरिस्ट अट्रैक्शन उनकी कहाँ पर होगी, उनको किधर का वो रुख करें जहाँ उनको मुश्किलात का सामना ना हो और वो बासानी अपनी मंजिल पर पहुँच भी जाएं, एंजॉय भी कर सकें। मैं चाहूँगा कि आप उन स्पॉट्स का जिक्र कर दें जो लोगों के लिए आसानी हो जाए जाने के लिए। देखिए, आपने बात की कि अभी विंटर सीजन है और स्नो एरियाज़ है। हमारी टूरिज़्म अभी डेवलप हो रही है, हम पूरे डेवलप नहीं है, लेकिन स्वात एक ऐसी जगह है जहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। हमारा एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्की रिजॉर्ट स्वात में मालम जब्बा में मौजूद है। इसके अलावा गबीन जब्बा नया एरिया है। जी, मालम जब्बा में गबीन जब्बा एक नया एरिया है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, और कालाम तक रोड ज़बरदस्त किस्म की बन चुकी है। तो आप इस पूरी स्वात वैली में बर्फ़ों में जा सकते हैं। यस, अगर स्नोफॉल हो रही हो, बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाए तो कुछ घंटों के लिए या एक दिन के लिए रोड बंद हो सकती है, लेकिन क्योंकि हमारी अथॉरिटीज़ मौजूद हैं
वो फ़ौरन उस पे काम शुरू करती है। अब हम समझ गए हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ समर टूरिज़म सीज़न नहीं है, अब हम इसको विंटर टूरिज़म के लिए भी डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल, विंटर टूरिज्म भी होगा समर्स के बाद। और हमारे साथ मौजूद है जीएम अथॉरिटी केपी के मोहम्मद अली सैयद साहब, हमें तफसीलन बता रहे थे। उन्होंने तमाम स्पॉट्स भी आप लोगों को बता दिए, आप लोग वहाँ जा सकते हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले एक छोटी सी ब्रेक पे चले जाइए, उसके बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। शाहजेब और माया कर रहे थे आपका इंतजार, और मैं क्या जी लाहौर आलो उन खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, हुण नहीं चलदी बदमाशी, क्योंकि ये वो बदमाशी है जो आप लाइसेंस बगैर बनाए ड्राइविंग कर रहे होते हैं, क्योंकि अब आ चुका है सख्त कानून। बिल्कुल, ये कोई गल नहीं हुण छड़ दो। और अब जरा ध्यान दें कानून पर, क्योंकि आप लोगों को जो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी रखना बहुत जरूरी है। आप लोगों को कानून पर अमल दरामद करना बहुत जरूरी है। जो चालान है उसकी कॉस्ट में इजाफा किया गया है सिर्फ इस वजह से, खासतौर पर अगर हम रॉन्ग वे आने की बात करें, जो कि बहुत कॉमन होता जा रहा है हर जगह पर, जो बहुत खतरनाक भी है। रॉन्ग वे आने वालों के लिए 100 या 200 या 500 नहीं, तकरीबन 2000 रुपए का इजाफा किया गया है। 2000 रुपए? तो अब आप सोचेंगे यानी कि 2000 रुपए जुर्माना अदा करना होगा अगर आप रॉन्ग वे आ रहे हैं लाहौर में। और ये सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। आप लोग जब ट्रैफिक में जाएं तो जब आप लोगों के सामने से कोई आ रहा होता है तो आप लोगों को गुस्सा आता है ना, जब आप ही वो हरकत कर रहे होंगे तो ये बहुत गलत होगा। तो इन तमाम गलतियों को दूर करने के लिए, और इसके साथ साथ ये बताना भी जरूरी है कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस अब आप ट्रैवल नहीं कर सकते। आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहीं भी चेक किया जा सकता है, और जो सख्तियां हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सरबरा लाहौर ट्रैफिक पुलिस मेहदी साहब ने। उनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सब कुछ करने के बाद जो लाहौरी हैं वो अमल दरामद कुछ कर रहे हैं कवानीन पर। सर बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए, हम आपको खुशामदीद कहेंगे। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। जी खैरियत से, बहुत शुक्रिया सर। सर सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि जैसे कि जुर्माने बढ़ाए गए हैं, जुर्मानों में इजाफा कर दिया गया है, क्या इसके बाद कोई फ़र्क पड़ा है? ट्रैफिक कवानीन पर जो अमल दरामद है वो यकीनी बनाया जा रहा है लोगों की जानिब से? जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ा ही अहम क्वेश्चन है कि ये जो हमने चालान की रकम बढ़ाई है उससे इम्प्लीमेंटेशन में कितना फ़र्क पड़ा है। तो ये जान के आपको बहुत खुशी होगी कि ऑलमोस्ट 90% जो वायलेशन थी ऑन मेजर शाहराहों के ऊपर लाहौर की, उसमें कमी आई है 90% के करीब। अब मेन जितनी रोड्स हैं लाहौर की उस पर शाज़ और नादर ही आपको देखने मिलता है कि कोई वन वे की वायलेशन पे आ रहा हो। ये बताना भी ज़रूरी है कि इसमें जो हमने ड्राइविंग लाइसेंसेस के हवाले से आगाही मुहिम चलाई पहले, और उसमें हमने हर तरीके से जो पॉसिबल हो सकता था, आपके तवज्जुह से, प्रिंट मीडिया के तवज्जुह से, सोशल मीडिया, बैनर्स लगा के लोगों को आगाही दी। और उसमें भी अब बहुत सारे लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं कि हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। तो ये बड़ा ही खुशाइंद है कि हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस करके और थोड़ा सा हमने जो चालान की रकम है उसको बढ़ा के बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स लिए। मेहदी साहब कुछ फिगर्स सर शेयर कर सकते हैं कि अब तक कितने अफराद को का जुर्माना हो चुका है और कितने लोग जो हैं ऑब्वियसली आपके सामने आए? जी हमने जो वन वे की वॉलेशन है इस पे 15 दिन पहले काम शुरू किया था। उस पे तकरीबन 30,400 लोगों के ख़िलाफ़ हमने 2000 का फ़ाइन इम्पोज़ किया है। इसमें जो मेजॉरिटी है वो मोटरसाइकिल सवार, रिक्शा सवार और चिंची वाले हैं। उसमें जो कार वाले हैं उन्होंने कम वायलेशंस की हैं। 2 दिन हो गए हमें ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से कैंपेन चलाए हुए, जुर्माने बढ़ाए हुए। तो हम अभी फर्स्ट फेज़ में मोटर कार वालों को टच किया हमने, और सिर्फ मोटरसाइकिल वालों को हमने वार्निंग दी। उसमें हमने तकरीबन अब 3000 के करीब 2 दिन में चलान्स किए हैं। और ये जो है ये चलान्स करने से मैंने जैसे पहले गुजारिश की
कि ऑलमोस्ट जो वन वे की वायलेशन है वो तो नील हो गई है, और जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें हमने चूँकि 2 दिन हुए अभी, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है, उस पर अभी हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। उस पर हम बहुत सख्त मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें भी हम बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगे। अच्छा सर, जैसे कि आप भी हम ये देख रहे हैं कि लाहौरी चालान देने को तैयार हैं, पैसे देने को तैयार हैं, वो कह रहे हैं हमारा चालान कर लो, लेकिन उसके बाद क्या ऐसा है, आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बेहतरी आ गई है और उसके बाद जो ट्रैफिक जो कवानीन है उस पर अमल दरामद हो रहा है, लाहौरी मान गए कि हाँ भाई अब हमें ट्रैफिक को फॉलो करना है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, नहीं तो हमारा गुजारा नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी लाइसेंस तो रखते हैं, कभी को वैलिड नहीं होता, कभी वो लर्निंग लाइसेंस होता है जो एक्सपायर हुआ हुआ होता है। तो क्या अब लाहौरी मुतमईन हैं और मान गए हैं, अब फॉलो कर रहे हैं रूल्स को सही तरीके से, या अब वो सिर्फ चालान देने के लिए तैयार हैं लेकिन वो रूल्स अभी भी फॉलो नहीं कर रहे हैं? ये बड़ी हमारे लिए बड़ी इत्मीनान का बाइस है कि लाहौरियों ने जो चालान की रकम बढ़ाने को है बड़े ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग बीइंग CTO लाहौर, मुझे इतनी तवक्को नहीं थी कि इसका इतनी जल्दी इम्पैक्ट आएगा। और तकरीबन अब मैं सारा दिन सड़कों पे घूमता हूँ, मेरा स्टाफ है, और हमने बहुत सारी खुसूसी टीमें लगाई थी उसके ऊपर। उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो स्टेटिस्टिक्स हमें बताते हैं, वो ये है कि चालान की रकम तो बढ़ाई गई है, लेकिन जो डेली चालान्स थे वो तकरीबन उतने ही हो रहे हैं। लेकिन सड़कों के ऊपर जिस तरह से हम इसकी बड़ी स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग कर रहे हैं सेफ सिटी कैमरास के थ्रू भी, और हमारी खुसूसी टीमें भी हैं जो इसमें काम कर रही हैं, ये बड़ा ही इत्मीनान का बाइस है कि लाहौरियों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। और अब सबर्ब्स में वन वे की वायलेशन की ज़रूर इतलात आती हैं, कैमरास में नज़र आते हैं, लेकिन जो मेन सिटी एरिया है, मेन कमर्शियल एरियाज़ हैं, वहाँ पे तमाम शहरी जो है अब सीधे रास्ते से जाते हैं। मेजर वायलेटर्स जो थे वो मोटरसाइकिल वाले थे, उन्होंने बहुत हद तक उसको ख़त्म कर दिया है, कम कर दिया है, और ये हमारे लिए बड़ा इत्मीनान का बाइस है। मजीद साहब, एक सवाल जहन में आ रहा है तमाम हालात को देखते हुए कि सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत हैं लाहौर में, मेट्रो है, बसेस हैं, और भी बहुत सारे तरीके, ऑरेंज लाइन है, ऑरेंज लाइन है, लेकिन इसके बावजूद लाहौर में बढ़ता हुआ ट्रैफिक वो लोगों को वाकई परेशान करता है कि इतने सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, उसके बावजूद इतना ट्रैफिक ऑन द रोड्स। जी देखिए, तमाम जो मेजर सिटीज़ हैं लाहौर के अलावा पूरी दुनिया में, वहाँ पे लोग डेली कम्यूट करते हैं। हमारी जो अपनी रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट है वो 6.5 मिलियन है जो रजिस्टर्ड है। इसमें जो अनरजिस्टर्ड है वो शामिल नहीं है, जो रोज़ाना हैं और लाहौर से चले जाते हैं वो शामिल नहीं है, और दीगर जो नॉन कस्टम और ये गाड़ियाँ नहीं है, सिर्फ जो रजिस्टर्ड हैं वो 6.5 मिलियन है, और इसमें 1.5 मिलियन पर एनम का इजाफा हो रहा है। तो चीज़ें तो जाहिर है इस लिहाज से बहुत मुश्किल होती जा रही है ट्रैफिक पुलिस के लिए। जब लोगों में शऊर ये पैदा होगा कि वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जब हमारे पास आएंगे, हम उनको एजुकेट करेंगे, उनको गाड़ी चलानी आती होगी तो वो सड़कों पे आएंगे और ट्रैफिक लॉज का, ट्रैफिक डिसिप्लिन का मुजाहरा करेंगे, तो ऑब्वियसली चीज़ें बेहतर होंगी। इसी वजह से हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि ये जो रकम है ड्राइविंग लाइसेंस की चालान की, वो भी हमें बढ़ा के दी जाए ताकि हम इसको इन्फोर्समेंट प्रॉपरली कर सकें। अब लोग जब कॉस्ट बेनिफिट में देखते हैं कि 1300 रुपये का मोटरसाइकिल मोटर कार का लाइसेंस बनना है, अगर नहीं बनवाएंगे तो 2000 का चालान होना है और दोबारा भी हो सकता है, तो ऑब्वियसली दे विल वो उसके लिए ऑप्ट करेंगे कि वो डेफिनेटली बनवाएं ड्राइविंग लाइसेंस को। तो ये है कि चीज़ें बहुत लाहौर में मुश्किल है, हमें ट्रैफिक डिसिप्लिन को। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, ये कि जब बंदा सोचेगा 2000 का जो है वो जुर्माना करना है अदा, इससे बेहतर है। ये बेसिकली आपने रिवर्स साइकोलॉजी जो है वो खेली है आवाम के साथ। मैं कहती हूँ वेरी स्मार्ट मूव। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, मैं पिछले बहुत सालों से नोट कर रही कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली लाहौर की ट्रैफिक बहुत अच्छी हो गई, लेकिन साथ साथ वो लोग जो वाकई में कानून की पासदारी करते रहे, फॉलो करते रहे, लाइसेंस बनवाते रहे, रिन्यू करवाते रहे, मेरा ख्याल है वो ये खबर सुन के शायद बहुत ज्यादा खुश होंगे कि ये अब कम से कम यहाँ पर स्ट्रिक्ट होना शुरू हो गए, ऑल रूल्स को जो है वो उनके लिए कानून को तोड़ने के रास्ते और नैरो कर दिए गए। जी
जी, हम ये चाहते हैं कि हम तमाम वायलेशंस के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस रखें। तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में आप देखते हैं कि ट्रैफिक बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से नज़र आती है और हम शायद उनकी तरक्की को उसी पैमाने से ही गेज करते हैं कि जितनी डिसिप्लिन ट्रैफिक को हम समझते हैं कि माशरा उतना ही तरक्की याफ्ता है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम तमाम जहतें जो हैं ट्रैफिक पुलिस के हवाले से, ट्रैफिक लॉज के हवाले से, और जो सड़क पे आपका डिसिप्लिन नज़र आता है, जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, जो हर तरह की चीज़ें जो पेडिस्ट्रियन को भी फॉलो करनी होती हैं, जो ड्राइवर्स को फॉलो करनी होती हैं, वो सारी चीज़ें फॉलो कराएं और एटलीस्ट लाहौर के अंदर हम ये ज़रूर इन्फोर्समेंट अच्छी करें। और इसमें मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ लाहौर हाई कोर्ट को, जिन्होंने ये चीज़ को रियलाइज़ किया और हमारे हाथों को मजबूत किया। और बहुत ही खुशाइंद है कि लाहौर के शहरियों ने भी, चूँकि जनरली लोग बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, और उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड किया और हमारे हाथ पब्लिक ने भी मजबूत किए हैं और हमारे हाथ जो हाई कोर्ट ने मजबूत किए, और दूसरे महकमे जो जिनका काम हमारे साथ अलाइड था वो भी हमारे साथ आगे इस काम में शामिल हुआ और वो भी आपको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, लेकिन सर यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आज हमारे शो में आप हैं तो मैं चाहता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जिसकी हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं। बहुत सारी ऐसी शिकायत भी आई कि जो सेफ सिटी कैमराज हैं वो फंक्शनल नहीं हैं। और सेकेंडली इसमें मैं जो ऐड करना चाहता हूँ ये है कि जो सारी आपकी ट्रैफिक कंट्रोल है उसको बआसानी कंट्रोल किया जा सकता है अगर सेफ सिटी कैमराज फंक्शनल होंगे। और जैसे कि हम पहले भी देख रहे थे कि ई चलान सिस्टम मुतारिफ कराया गया था, लेकिन ई चलान सिस्टम उसके बाद मुझे बताइएगा कि क्या अभी भी फंक्शनल है, अभी भी ई चलान किए जा रहे हैं, क्या इसी तरीके से ट्रैफिक कंट्रोल की जा रही है? क्योंकि वो बहुत अच्छा सिस्टम है अगर उसको प्रॉपर्ली फंक्शनल रखा जाए। जी देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके लिए शायद बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं होगा जिसको मैं बता सकूँ। यस, ई चलानिंग का सिस्टम चल रहा है और उसमें जो हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये है कि लोगों की जो हमारा महकमा है एक्साइज एंड टैक्सेशन का, जिसका काम है नंबर प्लेट्स इशू करना एक यूनिफॉर्म, उसकी कैपेसिटी शायद कम है और उनकी बहुत ज़्यादा 1.8 या 1.9 मिलियन नंबर प्लेट्स जो पेंडिंग है, अभी तक नई गाड़ियों को लग सकी। इसके अलावा उनके कुछ मेंटेनेंस के इश्यूज थे जो सेफ सिटी ने रिजॉल्व कर लिए हैं। अल्टीमेटली जो हमारा जो वे फॉरवर्ड है ट्रैफिक पुलिस ने जो सोचा है वो ये है कि हमें तमाम के तमाम चलान्स, वो जिनमें आपको फिज़िकली किसी डॉक्यूमेंट को चेक करना है और देखना है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके अलावा तमाम के तमाम चलान्स को हमें सेफ सिटी के हवाले करना पड़ेगा। ज़ाहिर है सिस्टम अभी चलना शुरू हुआ है और हमने इसको पूरी तरह से इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कुछ टाइम लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे कि बहुत ही सर टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं सर यहाँ पर ये जानना चाह रहा हूँ, क्या तमाम सेफ सिटी वर्किंग कंडीशन में है, काम कर रहे हैं? देखिए, सेफ सिटी एक बिल्कुल सेपरेट महकमा है, उसके बारे में तो वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि उनके कितने कैमरास चल रहे हैं और कितने। जहाँ तक ट्रैफिक पुलिस का नहीं, लेकिन ई चलान सिस्टम के लिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, सेफ सिटी की जरूरत होती है, फिर तो पॉसिबल नहीं हो सकेगा। जी, मैं गुजारिश करता हूँ एक उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो हम सेफ सिटी से अब काम ले रहे हैं, वो ये है कि वो हमें पीक आवर्स में हर आधे घंटे के बाद एक रिपोर्ट जनरेट करके देते हैं। जो हमने पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं, 52 के करीब पॉइंट्स हैं जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन होती है, वो उन पीक आवर्स में उस ट्रैफिक कंजेशन को नोट करके हमें बताते हैं कि ट्रैफिक कंजेशन क्यों है, इसको कैसे ठीक किया जाए। वो हमें हेल्प हो रही है। हमारे जो चलान्स हैं वो बेतहाशा हो रहे हैं, सेफ सिटी उसको सेपरेटली मॉनिटर करती है और ये सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा है। उसमें मेंटेनेंस के कुछ इश्यूज हैं जो मेरे नॉलेज में है, जिसको रिस्पॉन्ड तो सेफ सिटी वाले कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मोर और लेस उनके ज़्यादातर कैमराज अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, आपने सर हमें वक्त दिया, तफसीलन हमसे बातचीत की, पूरी लाहौर की ट्रैफिक सूरत हाल के हवाले से हमें बताया, भी हमारे नाज़रीन को बताया। सरबराह लाहौर ट्रैफिक पुलिस मुंतज़िर मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आपका बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और अब चलते हैं अगली एक और बात के तरफ। शाहजेब, हम बहुत बड़े मेरा ख्याल है हम जिम्मेदार हैं। मैं बताती हूँ मैं किस हवाले से। कराची इस वक्त लीस्ट लिवेबल सिटीज़ में शामिल हो चुका है। दुनिया में क्लाइमेट चेंज की बातें हो रही हैं, मूवमेंट्स हो रही हैं, कैंपेन्स हो रही हैं, लोग इसके ऊपर जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो दिखा रहे हैं। हमें कहीं बिजली, कहीं गैस नहीं है, रोड का निज़ाम
नहीं है, लोग बच्चे स्कूल नहीं जा पाते तो क्या मसाइल आते हैं। और अब ये एक ऐसी चीज़ है कि जो मौसम का जो चेंज आ रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं। दरख्तों की कटाई आपने देखा एक वक्त में तेज रफ्तारी के साथ होना शुरू हो गई। बिल्कुल, और हम जब नजर दौड़ाते हैं तो हमें दरख्त तो खैर दूर की बात है, हमें सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट ही कंक्रीट नजर आता है चारों तरफ। आप जिधर मर्जी देख लें, सिर्फ पूरे शहर में कंक्रीट है। तो जब ऐसा होगा, जब दरख्त नहीं होगा, जब कहीं पर भी दरख्त बचेंगे नहीं और सब काट दिए जाएंगे, तो फिर हीट वेव जैसी सूरत हाल हमें देखनी पड़ेगी। मैं 2015 से अगर ये बात लेके आऊँ, 2015 में पहला हीट वेव हिट किया था और उसके बाद आई वाज डूइंग दिस ट्रांसमिशन और वहां पर एक जो रोजेदार औरत थी वो बेहोश हो गई उस हीट वेव की वजह से। और उस वक्त से इस बात पे शोर मच रहा है कि भाई हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हमारे जो हैं इस वक्त इतने एक्टिव क्यों हैं, ये इतना काम एग्रेसिवली क्यों कर रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसा नाम जो पूरी दुनिया में मशहूर है, इस हवाले से बात करने के लिए माहिर माहौलिया आफिया सलाम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आफिया। वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया। इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, जिधर हम नजर दौड़ाते हैं हमें सिर्फ कंक्रीट ही कंक्रीट नजर आता है, दरख्त काटे जा रहे हैं, तो हम इसमें अपने आप को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं क्योंकि ये जिस किस्म की अब हीट वेव्स आ रही हैं ये बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। मैडम देखिए, ये अगर आपका सवाल है तो फिर तो उसका जवाब देने की कोशिश मैं करूंगी, लेकिन ये स्टेटमेंट है कि हम ही इसके जिम्मेदार हैं। नहीं, मेरा सवाल है आपसे। मैं आपसे यही कह रही हूँ ना कि आपने तो सवाल के अगर अंदाज में पूछा है तो मैं कहूंगी कि आपका ये सवाल एक स्टेटमेंट भी है कि हम ही इसके जिम्मेदार हैं। इसका जवाब ये है, ठीक है, क्योंकि देखिए जिस तरह से आबादी बढ़ती चली जा रही है उसका दबाव जो आपके कुदरती वसाइल के ऊपर है वो उसका ये नतीजा है ना कि आपको वो कुदरती वसाइल अब नजर नहीं आ रहे अपने दरमियान, या जिस तरीके से हम अपने शहर बसा रहे हैं तो उन शहरों में जो एक तनासुब होना चाहिए आपके कुदरती माहौल का और आपके जो इंसानी माहौल जिसको हम बिल्ट एरिया को कहते हैं, वो तनासुब नहीं है, वो बैलेंस नहीं है। और उसका खमियाजा फिर हम इस अंदाज से भुगतते हैं कि कहीं आपको अर्बन फ्लडिंग मिलती है, कहीं आपको हीट वेव का सामना करना पड़ता है। और क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो आलमी माहिरीन अपनी प्रेडिक्शंस कह रहे हैं उसमें उन्होंने ये तो बता ही दिया है कि जो वो चाह रहे थे कि 1.5 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर ना जाए, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जो पेशन गोई है वो ये कि दुनिया के टेम्परेचर से यहाँ उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर 1-1.5 डिग्री टेम्परेचर हमारा उससे भी ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। तो वो उसका अंदाज़ा कर लीजिए कि हम उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। ठीक है, हम इसके लिए बिल्कुल आफिया जी थैंक यू सो मच। आपने मेरी आई एम करेक्टेड, बट आपकी बातों से और आपको इसलिए हम फॉलो कर रहे हैं बिकॉज इस वक्त जो मेरी जो पर्सनल एक फीडबैक है वो ये है कि माहौलाती जो भी इस वक्त एनवायरनमेंट को लेके आलूदगी के खात्मे के लिए हमारा बेसिकली क्या हम कितने सेफ हैं, हमें क्या उस पर हमें करना चाहिए और क्या किरदार होना चाहिए एक इंडिविजुअल शहरी का भी, क्योंकि प्लांट्स लगाने का कल्चर तो वो बेसिकली माइंडसेट खत्म हो गया कि बेटा प्लांट लगा लो, चलो बचपन से पौधे लगा लो, वो एक माइंडसेट खत्म होता जा रहा है। जी आफिया। अच्छा देखिए, आपने जब आप इनफरादी एक्शंस की तरफ बात कर रही हैं तो हमें ये भी समझना है कि हम एक इल्ज़ाम नहीं दे सकते। हमारे यहाँ कितनी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो हमारी आबादी की एक अक्सरियत रहती है कि वो वहाँ पे पौधे लगाएं। आपकी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, तंगो तारीख गलियाँ हैं, उसके अंदर वो कैसे जाके पौधे लगाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि ग्रीन रूफ्स का कॉन्सेप्ट है, तो कम से कम उस बिल्डिंग की छत अगर वो ग्रीन होगी तो उसका टेम्परेचर उसके नीचे। फिर छोटी छोटी जगह हैं, देखिए इंडिविजुअल सॉल्यूशंस है ना, वो ये कि आप एक छोटी सी बेल भी लगा लेते हैं अपनी बैल्कनी पे, खिड़की पे, उससे भी एक तो एस्थेटिक्स आपको अच्छा लगता है और उससे आपको फ़ायदा भी आप उठा सकती हैं। अगर आपने कोई सब्जी की बेल लगा ली है या सब्जी का कोई छोटा सा पौधा लगा लिया, आपको केमिकल लेडन या सुएज लेडन मैं तो कहूँगी कि सब्जी नहीं खानी पड़ेगी। तो छोटे छोटे इनफरादी एक्शन की तो बेहद ज़रूरत है, लेकिन यही तमाम इनफरादी जो इक़दामात हैं उनके एक बहुत बड़े पैमाने पे अगर हम नहीं देख सकते तो क्या जो बड़े इदारे हैं जिनके पास वसाइल हैं, जिनका फ़र्ज़ है और हमारा हक है कि सवाल करें हम कि क्यों वहाँ से हमें उस तरह से एक्शन नहीं आता है, हमें महफूज बिल्कुल हुकूमती इक़दामात। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हुकूमत अब सामने आने चाहिए। मैं इस तरफ ही आना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं जो आलूदगी है उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अगर हम स्मॉग की बात करें या दीगर मसाइल की बात करें, भट्टे बंद नहीं किए जा रहे, फैक्ट्रीज बंद नहीं की जा रही, फ़ज़ाई आलूदगी खासतौर पर लाहौर में पंजाब की साइड पर बहुत बढ़ती जा रही है।
इसको कम करने के लिए हुकूमत को क्या इकदाम फौरी तौर पर उठाने होंगे ताकि इस वक्त ही हम इसको कंट्रोल कर सकें, हमें ऐसी हीट वेव्स का सामना ना करना पड़े, हमें इस किस्म की फजाई आलूदगी का सामना ना करना पड़े? अच्छा, अब यहाँ पे जो है आपने जब हुकूमत पे बात की तो अब जो पहले बात हुई थी मैं उसमें इनफिरादी एक्शन पे भी आऊँगी। आपने जो आलूदगी की बात की है वो आलूदगी कौन पैदा करता है? हुकूमत क्या है? हुकूमत हम और आप ही लोगों में से बनी हुई है ना, तो हम लोग जनरेट करते हैं वो आलूदगी। पहले ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अगर हम फ्यूल इमिशंस की बात करते हैं तो फ्यूल हमारे ही मुल्क में वो कंपनियां हैं जो कि उस ग्रेड का फ्यूल नहीं बना रही थी। अच्छा, हुकूमती इकदाम क्या हुए कि उन्होंने उनको एक डेडलाइन दी थी कि इस साल तक आपका यूरो 4 कंप्लायंट इंजन के लिए जो है आपका फ्यूल होना चाहिए। तो हुकूमती इक़दामात के ऊपर नज़र रखने आपका काम है, मेरा काम है, हर शहरी का काम है। तो हमें सवाल करने के क्या वो इक़दामात जो हैं वो हो रहे हैं या नहीं। इसी तरह से आपकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी, हुकूमत ने पॉलिसी बना दी है, उसने उसके लिए वो अब आपको वो स्टेशंस भी लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन ये मसला इतना गंभीर है। और दूसरी बात ये कि कितने लोग हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स खरीदेंगे। हम ये भी देखें ना कि अपने मुल्क के जो रियलिटीज़ हैं, जो हमारा एक जो माशी हमारा की जो सतह है उसमें किस किस्म के इक़दामात आप कर सकते हैं, आपको दोनों तरफ से करने होते हैं। ये नहीं हो सकता आपने जैसे कहा भट्टे बंद करते हैं, भट्टे बंद करते हैं तो उससे जो जुड़ी हुई आपकी तमाम इंडस्ट्री है और उससे जुड़ा हुआ जो रोज़गार है, क्या उसका आपने मुतबादिल बनाया है? अच्छा, इंडस्ट्री बंद कर दें तो फिर क्या करें? ठीक है, तो हमें दोनों चीज़ें साथ करनी है कि इंडस्ट्री चले लेकिन वो कंप्लायंट हो उन एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स की जिसकी वजह से आलूदगी ना हो। दुनिया ने आखिर ये किया ना, दुनिया में भी इसी तरह से इंडस्ट्री उतनी ही पुरानी और उतनी ही आलूदा थी, उन्होंने उन आलूदगी के ऊपर काबू पाने वाले इक़दामात किए और फिर उन इक़दामात की इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ अनाउंस किया। तो ये हमारी ज़रूरत है। बिल्कुल, इस वक्त ये सबसे जरूरी यही है कि सिर्फ अनाउंस ना किया जाए, उन इक़दामात पर जो है वो इम्प्लीमेंट भी किया जाए। इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात सुबह सवेरे पाकिस्तान में। शाहजेब और माया करेंगे आपका इंतजार। अपना रखिएगा अपना ख्याल और कीप प्लांटिंग ट्रीज एंड ग्रीनरी। गॉड ब्लेस यू। सी यू टुमारो।